Assalamualaikum. Today our topic is obesity. So first of all, we are going to discuss about what is obesity. So actually, obesity is a medical condition where a person has an excessive amount of body fat. आप जब भी किसी पर्सन की बॉडी में जो फैट की अमाउंट है वो एक्सेसिव हो जाए, एक लिमिट से क्रॉस कर जाए और हेल्दी लिमिट से क्रॉस कर जाए, तो आप जो है आपकी जो एडिपोज टिश्यूज में फैट एक्यूमुलेट होने लग जाता है और आप जो है ओवरवेट से देन ओबेसिटी की लाइन क्रॉस कर जाते हैं, राइट। सो आपका जो वेट गेन की तरफ आप जब मूव करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपकी बॉडी में फैट की एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगी। लेकिन ये आपको कैसे पता लगेगा कि आप जो हैं ओबीस हैं, आप नॉर्मल वेट नहीं है, आप वेट गेन कर चुके हैं और लाइन क्रॉस कर चुके हैं। सो इसके लिए जो हम मेजरमेंट यूज़ करते हैं वो है BMI, इसे कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। इसके लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, यानी कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए। तो इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वेट इन केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर। सो इसकी एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपका BMI 18.5 जो है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से लेस आएगा तो आप जो है अंडर वेट है। लेकिन अगर आप इसकी बात करें 18.5 टू आप बात कर ले 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर में आपकी रेंज है तो आप नॉर्मल कंसीडर किए जाएंगे कि आपका जो वेट अकॉर्डिंग टू हाइट है वो नॉर्मल है। बट अगर आप 24.9 टू 29.9 kg पर मीटर स्क्वायर आपके मतलब BMI इस रेंज में आ रहा है तो आप ओवर वेट कंसीडर किए जाएंगे। और जब आप 30 से भी क्रॉस कर जाएंगे देन आप ओबीस हो जाएंगे, यानी आप किस कैटेगरी में आएंगे, ओबेसिटी में, राइट। सो ओबेसिटी की भी आगे क्लासेस हैं। अगर आप 35 से इंक्रीज करेंगे तो फिर वो 1, फिर 30 से क्रॉस करें 1, देन 35 से आपका BMI क्रॉस करा था क्लास 2 और देन 40 से होगा तो वो डिफरेंट क्लास है। और उनके साथ साथ जब आप ये लाइन क्रॉस करते रहते हैं BMI की तो आप कह लें कि आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं या आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो डिक्रीज़ करती रहती है, यानी कि आपकी जो लाइफ की लेंथ है यानी आप कितना कितना देर जिएंगे वो कम होती रहती है। सो BMI का स्पेसिफिक फार्मूला होता है, मैंने आपको बता दिया। और भी तरीके होते हैं कि मालूम करना कि आपकी जो बॉडी में फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी हेल्दी है, आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो उसमें एक और तरीका होता है फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करने का, उसमें भी आप एक स्पेसिफिक फार्मूला अप्लाई करते हैं और उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं कि जो मैन और फीमेल है उसमें जो फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक भी है या नहीं है। फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर परसेंटेज मैन की बात करें, अगर वो 25% से इंक्रीज़ कर रही है देन आप कंसिडर करते हैं कि आप ओबीस है। अगर हम वुमेन की बात करें तो वो 30% से डिक्रीज़ करती है फैट डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन मेजर करते हैं देन आप कंसिडर किए वुमेन को कंसिडर करते हैं कि वो ये लाइन क्रॉस कर चुकी है और वेट गेन उसका एक्सेस हो गया वो रिस्क फैक्टर में। सो ओबेसिटी को जब हम देखते हैं तो हमारे डिफरेंट हम पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, क्लिनिकल से भी देखते हैं, फार्माकोलॉजिकल भी देखते हैं और डिफरेंट वे से हम पढ़ सकते हैं। एक वास्ट कैटेगरी में है और आपको पता है कि जब आप एक वेट क्रॉस करते हैं तो आप डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट डिजीज़ भी आप उनसे भी इफेक्ट होने लगते हैं। आपको हार्ट इश्यूज हो जाते हैं, आपको डायबिटीज़ हो जाती है, आपको और भी बॉडी के ऑर्गन्स आपके डिफेक्ट होने लग जाते हैं, राइट। आपकी वेसल्स, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होती है, सो बहुत सारी मेडिकल कंडीशन के पर्सपेक्टिव से भी हम इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम जिस चीज़ से हम कवर करने लगे कि जिस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ओबेसिटी को पढ़ने लगे वो है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सो इसमें कौन से जो फैक्टर्स हैं वो आपको इफेक्ट करते हैं, यानी क्या फैक्टर है जो आपको अफेक्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोन्स। सो हार्मोन्स में क्या होता है कि अगर आपके हार्मोन्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाएं वो आपके वेट को इफेक्ट करते हैं। आपको पता है कि आपकी बॉडी में जो है बहुत दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स है जो आपकी ईटिंग हैबिट को कंट्रोल करें, लेप्टिन एंड ग्रेलिन। लेप्टिन हार्मोन ये है, leptin is a hormone that helps regulate
fat storage and tells your brain that you are full. When you have more fats in your body, you produce more leptin which reduces hunger. So जब आपने ईटिंग कर लिया, अब आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड अमाउंट में फूड आ गया है और वो फूड जो है रिक्वायर्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और जो एक्सेसिव फूड है वो एज अ फैट में स्टोर हो गया. सो आपके एडिपोसाइट्स जो सेल्स हैं वो लेप्टिन हार्मोन को रिलीज करते हैं ताकि वो आपके ब्रेन सेल यानी हाइपोथैलेमस के पास जाए और वहाँ पे सिग्नल सेंड करें कि फीलिंग ऑफ सैटिस्फाइड यानी आपके पास फीलिंग ऑफ फुलनेस है कि अब आपके पास इनफ फैट स्टोरेज भी है, इनफ एनर्जी भी है. अब आपको हंगर की जो सिग्नल है उसको डिक्रीज करना चाहिए और आपको खाना स्टॉप कर देना चाहिए. तो ये हार्मोन क्या करता है, आपके ब्रेन को सिग्नल सेट करता है कि आप जो है फुल हो गए हैं. और सेकंड जो है ग्रेलिन, ये हार्मोन जो है ये हंगर हार्मोन है. जब भी आपकी एपेटाइट कंट्रोल करता है, आपको प्रमोट करता है कि आप फैट स्टोर करें, क्योंकि जब आप खाना खाएंगे ऑटोमेटिकली वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एक्सेसिव होगा तो फैट स्टोरेज इंक्रीज होगी. तो जब भी ग्रेलिन का हाई लेवल होता है तो इसका मतलब है कि आप हंग्री हैं यानी आपको भूख लगी. तो इसमें दो कंडीशन है. जब आपको भूख लगेगी तो इस ग्रेलिन का हार्मोन जो है वो इंक्रीज होगा, उसका एलिवेटेड लेवल होगा. अगर आपकी फीलिंग ऑफ फुलनेस है या आपका जो है आपको फूड रिक्वायर्ड अमाउंट में मिल गया है तो लेप्टिन का लेवल हाई होगा और वो ब्रेन को सिग्नल सेंड करेगा ओके स्टॉप ईटिंग. लेकिन आपका जब ये दोनों जो है ये दोनों इफेक्ट होते हैं ना, इनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तब भी आप ओवरवेट हो जाते हैं यानी आप लाइन क्रॉस करके ओबेसिटी की तरफ मूव करते हैं. लेप्टिन रेजिस्टेंस. अब लेप्टिन रेजिस्टेंस क्या होता है कि प्राइमरी जो फैक्टर इसमें ये है कि आपकी बॉडी में जो है लेप्टिन रिलीज हो रहा है, आपकी बॉडी में लेप्टिन रिलीज हो रहा है, आपके सेल्स रिलीज कर रहे हैं, बट जो आपका ब्रेन जो है स्पेशली हाइपोथैलेमस उसका पार्ट है वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा, उसमें बहुत से फैक्टर आ जाते हैं कि जब आपकी बॉडी में क्या कहते हैं ज़्यादा अमाउंट में फैट स्टोरेज हो तो आपके जो एडिपोसाइट सेल्स हैं वो प्रोटीन रिलीज करते हैं, साइटोकिन्स. एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं साइटोकिन्स, इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स हैं. ये आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं कि आपको इन्फ्लेमेशन से बचाएं. लेकिन अगर इनका हाई लेवल हो जाए तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ही रहता है. जब वो एक्टिवेट रहता है तो वो आपको जो लेप्टिन का सिग्नल पाथ है ब्रेन तक का वो इफेक्ट कर देते हैं. जब वो इफेक्ट करते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो उसके रिस्पॉन्स को यानी जब उसका पाथ ही उन्होंने इफेक्ट कर दिया साइटोकिन्स ने तो आपका जो लेप्टिन है वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाता जाके ब्रेन के पास. दूसरा फैक्टर ये होता है कि आपको पता है कि हर चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए आपके सेल्स पे रिसेप्टर्स होते हैं. ऑटोमेटिकली जब आपके लेप्टिन को आपके ब्रेन हाइपोथैलेमस के सेल्स ने न्यूरॉन्स ने डिटेक्ट करना है तो उसका रिसेप्टर अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है या किसी और ने लेप्टिन के एक्शन को मिमिक कर लिया, जैसे साइटोकिन्स भी मिमिक कर पाते हैं, इंसुलिन भी कभी मिमिक कर लेता है, तो जहाँ पे आके लेप्टिन ने अटैच होना है वही रिसेप्टर उसके सिग्नल को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा क्योंकि वो उसमें फॉल्ट आ गया. राइट. सो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं. अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन में फैटी एसिड फ्री फैटी एसिड्स की जो रिलीज है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो आपकी जो है लेप्टिन की जो सिग्नल यानी इसका पाथ जो है वो भी डिस्टर्ब कर जाएगा, डिटेक्शन जो है रिसेप्टर पे वो भी डिस्टर्ब कर जाएगी और इसको हम कहते हैं कि आपकी बॉडी में लेप्टिन रेजिस्टेंस होगी यानी आपकी बॉडी में लेवल तो हाई है बट आपका ब्रेन जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा कि आपकी बॉडी में फीलिंग ऑफ फुलनेस है, आपको और खाने की ज़रूरत नहीं है. तो जब वो सिग्नल सेंड ही नहीं होता तो आप ओवर ईट करते तो ऑटोमेटिकली आप ओबेसिटी की तरफ मूव ऑन करते हैं. इसी तरह ग्रेलिन जब इफेक्ट होता है तो ओवर रिलीज हो जाता है यानी इसका जो लेवल है अगर आपने खाना खा भी लिया है तब भी वो नीचे नहीं आ रहा. इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, कोई और हार्मोन भी इफेक्ट कर देता है या जो आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन है स्पेशली विजिरल फैट जो आपके ऑर्गन्स के जो अराउंड है वो एक्यूमुलेट होती है, वो ज़्यादातर इसकी जो है जो रिलीज है इसको अफेक्ट करती है और ये जो ग्रेलिन है इसका लेवल हाई ही रहता है. जब वो हाई रहता है तो आप फिर ओवर ईट करते हैं और आपके ब्रेन को ये सिग्नल सेंड होता रहता है कि ओके आप हंग्री फील कर रहे हैं और वो आपको ये सिग्नल जो है ये वाला कि आप अब स्टॉप ईटिंग कर दें तो वो सेंड ही नहीं हो रहा, तो आपको जो है क्रेविंग्स होती है, आप ओवर ईटिंग करते हैं. सो ये है हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोन्स का रोल बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में कि आपको किस तरह ये किस वे से आपको ओवरवेट करता है और ओबेसिटी जो है किसी भी पेशेंट में कैसे डेवलप होती है इसके थ्रू.
सेकेंड हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। अब जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म कहते हैं डिफरेंट जो आपकी बॉडी में बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हो रहे हैं, आपकी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मीनिंग ये है कि आपकी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं किसी लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने के लिए, या कुछ जो है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये मेटाबॉलिज्म में आता है। बट यहाँ पे हम लोग ईटिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ओबेसिटी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो हम बात करेंगे जब आपका बॉडी में जब आपका फूड आता है वो कन्वर्ट होता है जब एनर्जी में, जो उसकी ब्रेक डाउन होती है एनर्जी में, उसको मेटाबॉलिज्म उस मेटाबॉलिज्म की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हर इंसान का मेटाबॉलिक रेट डिफरेंट होता है और वही डिफाइन करता है कि वो उसकी बॉडी में जो कैलोरीज है वो कितनी बर्न हो रही है, राइट। सो अगर आप मेटाबॉलिज्म की बात करें तो आपकी बॉडी फूड लेती है और उसको एनर्जी यानी कैलोरीज में कन्वर्ट करती है, और वो जो एनर्जी है आपकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, राइट। जब वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेगी तो यही एनर्जी आपकी बॉडी फंक्शंस में कंज्यूम हो रही है। आपको पता है आप जब काम नहीं भी कर रहे होते तो आपको जो मेटाबॉलिक रेट है BMR, इसको कहते हैं कि आपकी बॉडी जो है एनर्जी इसमें यूज़ करे। तो ये वो प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे, आप सो भी रहे हैं तो, लेकिन आपको पता है आपका हार्ट बीट, आपकी ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीथिंग, इन सब को आपके ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी इन चीज़ों के लिए जिसमें जो प्रोसेसेस आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन आपकी बॉडी उसको मेंटेन रखने के लिए एनर्जी यूज़ कर रही है, उसको कहते हैं मेटाबॉलिक रेट आपका। वो कितनी अमाउंट में एनर्जी यूज़ कर रहा है, मोस्टली 60% होता है आपकी जो एनर्जी है वो कंज्यूम होती है इसमें। सेकंड है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो आपका फूड है आपने कंज्यूम किया, उसको डाइजेस्ट करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। इन सब में जो एनर्जी यूज़ होती है, यानी आपकी टोटल एनर्जी में से 10% इसमें एनर्जी यूज़ होती है, इसमें 60%, ठीक है। बाकी जो एनर्जी है वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आप पे डिपेंड करता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, उसमें कंज्यूम होगी। अब किसी की फिजिकल एक्टिविटी इंटेंस होती है, किसी की बिल्कुल नहीं होती, किसी की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, किसी का एक्टिव, किसी का नॉन एक्टिव, डिपेंड कर रहा है वो कितनी यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो जो आपका अगर मेटाबॉलिज्म आपका जो है, अगर ये जो है आपके फूड आपने लिया और वो एनर्जी में कन्वर्ट फास्ट है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, तो जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है वो जल्दी से फूड आता है, जल्दी से एनर्जी में कन्वर्ट होकर बॉडी फंक्शन में जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरह जो आपकी स्टोरेज है, यानी वो फूड जो आपका फैट में स्टोर होना है वो होता ही नहीं। तो वो जो पर्सन्स है उनके लिए वेट गेन करना मुश्किल होता है और वो कभी भी वेट गेन कर नहीं पाते, एज़ कम्पेयर टू वो पर्सन जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो है, यानी उसके पास फूड आया और वो बहुत स्लो कन्वर्ट होगा एनर्जी में, यानी कि स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो कन्वर्ट हो रहा है, तो उस केस में आपका जो फूड है वो एज अ फैट स्टोर होने लग जाता है। सो अगर आप दो पर्सन्स की बात करें, दोनों जो हैं दोनों इनएक्टिव हैं, बट एक का फास्ट मेटाबॉलिज्म है और एक का स्लो है, दोनों अमाउंट भी फूड की सेम खा रहे हैं, लेकिन जो दूसरा है जिसका स्लो मेटाबॉलिज्म है उसके चांसेस ज़्यादा है कि उसको उसको वो वेट गेन करेगा। लेकिन आप एज़ कम्पेयर टू जिसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जल्दी वेट गेन करे, क्योंकि उसकी बॉडी जल्दी से उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसको फैट स्टोरेज जो फैट एक्यूमुलेशन है वो ज़्यादा ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये भी नहीं कह सकते कि आपका इतना फास्ट मेटाबॉलिज्म है और आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ही इम्प्रॉपर है, अनहेल्दी फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप मोटे ही नहीं होंगे, कभी आपका वेट गेन ही नहीं होगा, आप ओबीस ही नहीं होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक सर्टन फैक्टर तक की हम बात कर रहे हैं, सर्टन पॉइंट तक की बात कर रहे हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली वेट गेन होगा। सो मेटाबॉलिज्म की आपको समझ आ गई कि ये क्या है, कि आपकी बॉडी में फूड आके वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वो फिर एनर्जी जो यूज़ हो रही है उसे कहते हैं कैलोरीज बर्न, यानी आपकी जो बॉडी फंक्शन में जो एनर्जी यूज़ होगी, कैलोरीज बर्न उसको कहते हैं कि आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है, यानी यूज़ हो रही है। अगर तो वो यूज़ स्लो है तो आप वेट गेन जल्दी करेंगे, अगर तो वो यूज़ जल्दी है तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी फैट में वो जो एनर्जी एज अ फैट स्टोर नहीं होगी और आप वेट गेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर स्लो है तो ऑटोमेटिकली आप वेट गेन कर पाएंगे। तो ये आपके जेनेटिक फैक्टर पे भी, मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली आपके जेनेटिक फैक्टर पे, आपके जीन्स पे भी डिपेंड करता है कि जेनेटिकली आपका फास्ट। तो थर्ड जो हमारा फैक्टर है कि आपको जो ओबीस करता है वो है जेनेटिक फैक्टर। अब जेनेटिक फैक्टर की वही बात है कि कुछ के जो फैमिली इनहेरिटेड जीन्स होते हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट है, राइट।
कुछ फिजिकल एक्टिव भी होते हैं, राइट। तो वो जेनेटिकली जो उनमें कैपेबिलिटीज़ होती है ओबीस होने की वो कम होती है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर आपके जेनेटिकली आपके पेरेंट्स में ये कंडीशन नहीं है तो आपको नहीं होगी। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत बुरा है और आप अनहेल्थी कंजप्शन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप ओवरवेट हो जाएंगे, आप वेट गेन कर लेंगे। लेकिन एक हद तक ये फैक्टर आपके काम आता है। कुछ में आपने देखा होगा कुछ फैमिली हिस्ट्री में ये डिजीज़ जो है कंटिन्यू होती है, कंडीशन कंटिन्यू होती है, तो वो पेरेंट्स से फिर बच्चे में भी होती है कि बच्चा भी ओबीस है, वेट गेन उसका ज़्यादा है, राइट। थर्ड जो हमारा फैक्टर है आपके प्रोसेस में बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, यानी हम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आपको पता नहीं, हम इसलिए बात कर रहे हैं कि आपकी बॉडी में जो फंक्शंस हो रहे हैं वो कैसे आपको अफेक्ट करते हैं वेट गेन और लूज करने में, राइट। एनर्जी इम्बैलेंस, एनर्जी इम्बैलेंस का मतलब ये है कि जो आपका कैलोरी है इनटेक और इसका एक्सपेंडिचर, कैलोरीज एक्सपेंडिचर, उसमें इम्बैलेंस हो, राइट। तो एनर्जी और कैलोरीज एक ही बात है, राइट। जो आपकी एनर्जी इनटेक है और जो एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी आपने जो कंजप्शन की है और फिर जो आप उसको यूज़ करेंगे उसमें इम्बैलेंस हो, यानी आप इनटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हो पर उसको कंज्यूम नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है उसकी जो पर डे रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की वो है 2500 किलो कैलोरीज, ओके। लेकिन वो जो है कंजप्शन 3000 किलो कैलोरीज कर रहा है, यूज़ वो 2500 कर रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा 500 है वो ऑटोमेटिकली फैट में एज अ फैट स्टोर हो जाएगी आपके एडिपोज टिश्यू में और इससे आपको वेट गेन होगा। तो एनर्जी जो आपका कैलोरी इनटेक है और जो उसका एक्सपेंडिचर है वो मेंटेन रहना चाहिए। उसमें अगर इम्बैलेंस आएगा, अगर आप इसको एक्सीड कर जाएंगे, इनटेक को एक्सीड कर जाएंगे तो आप वेट गेन करेंगे क्योंकि आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, आप इनएक्टिव है, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, राइट। या फिर अगर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और आपका इनटेक कम है तो ऑटोमेटिकली आप वेट लूज़ करेंगे। तो ये जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से फैक्टर्स है, हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक, एनर्जी इम्बैलेंस, ये आपको टुवर्ड्स ओबेसिटी की तरफ लेके जाते हैं। आपको वेट जो है आपके वेट को अफेक्ट करते हैं और ये इस एज अ ओबेसिटी में फैक्टर रोल प्ले करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।